नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब धन्य हैं कि एक बार फिर गुरुजी का डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग सुना जाएगा। संगत जी 22 जुलाई से लाइट ऑफ डिविनिटी के सत्संग महाराज की कृपा से मल्टीलिंगुअल टीम से शुरू हुए थे। अब ये एक एक करके महाराज की कृपा होते गई आज 95th सेशन है और 15 दिसंबर को लाइट और डिविनिटी के सारे सत्संग गुरु संगत तक पहुंच जाएंगे। एक एक करके महाराज की जैसे जैसे कृपा होती रहेगी हम लोग सुनवाते रहेंगे और 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आज इसी श्रृंखला में गुरु जी महाराज की ब्लड संगत ज्योति वर्मा आंटी जी उपस्थित हैं, जिनका सत्संग इसी ग्रंथ में है। महाराज की कृपा से ब्लड सत्संग। और मैं डॉक्टर प्रियम वर्मा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को इनिशिएट करेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रियम आंटी एंड ज्योति वर्मा आंटी, ओवर टू यू प्रियम आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। साथ संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। आज हमारे साथ वर्मा आंटी जुड़ी हैं जो अपना सत्संग शेयर करेंगी। पेज नंबर 206 लाइट ऑफ डिविनिटी की जो बुक है वहां से वो पढ़ना आरंभ करेंगी। आंटी जी रिक्वेस्ट है, प्लीज शुरू करें। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरु जी साथ संगत। आई होप एवरीवन कैन हियर मी नाउ। जी आंटी जी। आज गुरु जी ने फिर एक बार मौका दिया है अपने परिवार के बीच में गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कर सको। ये जो सत्संग है ये वो सत्संग है जो गुरु जी के टाइम पे हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं और तब हमने गुरु जी के कहते ना सब तरफ से निराश होके गुरु जी के शरण में आए थे और गुरु जी ने अपने चरणों में हमें बुलाया था। Disentangling the knotted rope of karma. After both her in-laws were found to be suffering from blood cancer, Jyoti Verma and her husband disposed their factory and petrol pump and shifted from Dehradun to Delhi. Actually, ये सत्संग है, हम लोग देहरादून में रहते थे तब और मेरे दोनों इन-लॉज को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और अंकल मैक्सिमम टाइम क्योंकि ही इज द ओनली सन तो वो ज्यादातर दिल्ली में ही रहते थे और बड़ा मुश्किल हो रहा था दिल्ली और देहरादून के बीच में कहते ना कभी इधर कभी उधर टाइम निकालना, बच्चे भी छोटे थे। तो हमने ये प्लान किया कि हम क्योंकि और कोई है नहीं तो हम लोग यहाँ अपना सारा कुछ वाइंड अप करके दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं। तो वहां पे हम सेटल थे, हमारी अपनी एक फैक्ट्री थी और उसी के साथ एक पेट्रोल पंप था। तो हमने दोनों चीजें बेची और अपने दिल्ली शिफ्ट हो गए कि इस बहाने हम उनके साथ भी रह पाएंगे, उनका ध्यान भी रख पाएंगे और दिल्ली में हम सेटल हो जाएंगे। As compared to Dehradun, living in Delhi was expensive. The Vermas had 2 children and their ailing parents to look after. They felt they would never lead a happy and comfortable life here. It seemed to them that, bound by their karma, they were walking aimlessly in a dark, endless cave. The rope of their karma had coiled around them. Both planned to shift to a smaller city so that they could once again start life afresh. In fact, the family had not even unpacked its bags since coming from Dehradun. अब संगत जी, जैसे आप सब जानते हैं, देहरादून एक छोटी सी जगह थी। जब छोटी जगह में रहते हैं तो वहां खर्चे भी थोड़े कम होते हैं और एकदम से हमने सारा कुछ बेच के हम दिल्ली शिफ्ट हो गए तो दिल्ली में सारे खर्चे बहुत बढ़ गए। हर तरह के लिविंग एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया और काम उस टाइम कोई था नहीं क्योंकि एक नए शहर में आके जमना बहुत मुश्किल था।
तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पता नहीं कहाँ आके फंस गए हैं, क्योंकि लाइफ बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था। एकदम से नई जगह पे काम शुरू करो, क्या शुरू करो ये भी समझ में नहीं आता था। और कहते हैं ना, जैसे एक धागा लीजिए आप, उसमें गांठ बांधते जाइए, बांधते जाइए, बांधते जाइए, तो एक टाइम आता है कि उसमें और गांठें बंध ही नहीं सकती। जीवन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मतलब हम उस स्तर पे पहुंच गए कि हमारी लाइफ में इतनी गांठें पड़ चुकी हैं कि वो शायद कभी खुलेंगी ही नहीं। अंधेरे, ऐसा मतलब जैसे अंधेरे गुफा में चलते जा रहे हैं बिना किसी दिशा के, कि कभी शायद रोशनी भी नसीब होगी। ये हमें पता ही नहीं था कि कभी हमें उजाला भी देखने को मिलेगा। तो कुछ ना कहते हैं ना, माइंड में आने आने के कारण हमने ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं। अब वहां से तो इधर आगे बड़े शहर में पैसे भी खर्चा हो रहे हैं, पैसे भी कम होते जा रहे हैं, सेटल हो नहीं पा रहे। तो फिर हमने अपना प्लान किया कि हम दोनों बच्चे, क्योंकि छोटे थे, उनकी स्कूलिंग भी थी, तो एडमिशन्स की भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा हम यहाँ से लखनऊ शिफ्ट कर जाएंगे। छोटा शहर है, थोड़े खर्चे भी कम हो जाएंगे, और सेटल डाउन होके अपना कोशिश करते वहां पे एक तरह से फिर अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करेंगे। इसलिए हमने जो देहरादून में बॉक्सेस पैक करे हुए थे, अपनी देहरादून का जो पैक्ड सामान था वो भी हमने दिल्ली आके पूरा नहीं खोला था, सिर्फ जरूरत का खोला हुआ था, कि जब हमने नई जगह पे जाना ही है तो हम बंद का बंद सामान ही आगे ले जाएंगे, तो अपना भी थोड़ा काम कम हो जाएगा। Then, through a friend whose daughter's wedding they had attended, the Vermas came to Guruji and had his darshan. The next day, they went to the mandir at Empire State, where they sat for hours and sought his blessings. अब दिल्ली आए तो मेरी फ्रेंड होती थी, उनकी ननंद के घर में शादी थी उनके बेटी की। तो वो बार बार मेरे को एक चीज कहती थी कि तुम उनके गुरुजी के पास जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज थे, उनसे मैं सारी बातें शेयर करती थी। तो वो बार बार एक ही चीज कहती थी कि तुम जाओ उधर, गुरुजी के पास जाओ, तुम्हारी समस्याओं का हल होगा। तो अब एकदम से ऐसे ही कहते हैं ना, एज ए लेडी हम लोग इतने ओपन नहीं है कि हम हस्बैंड को बोले कि उधर गुरुजी के पास चलो। तो उनकी ननंद की जब बेटी की शादी थी तो उन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड दिया, तो हम वहां पर कहते हैं शादी पे गए। अशोका हॉल में शादी थी, बैंकेट हॉल में। और जब हम उधर शादी में गए तो वहां बहुत प्यारा मतलब स्टेज सजा हुआ था, और दूर हमें इतनी लाइट नजर आ रही थी कि जैसे कहते हैं ना, आंखें चकाचौंध हो रही थी। तो एकदम से जब नजर वहां गई तो बीच में काले चोले में गुरुजी बैठे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उस दिन तो मेरे दर्शन नहीं हुए, पास जाने का सौभाग्य नहीं मिला मुझको। बट वही मन में एक कशिश की इच्छा, ये गुरुजी हैं जिनके बारे में रश्मि बताती है, तो मुझको जाना चाहिए इनके पास। तो मन की कशिश इतनी थी कि अगले दिन हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में पहुंचे। तब हमें कुछ नहीं पता था गुरुजी कौन होते हैं, वहां क्या होता है, बिल्कुल अनजान थे गुरुजी के बारे में। मगर वहां बहुत आनंद आया। जब एम्पायर स्टेट में जैसे हम एंटर करे तो ऐसे लगा था जैसे वाकई जन्नत में आ गए, एक हेवनली फीलिंग हुई। और इतनी मन की शांति, सारी परेशानियां हम भूल गए, और घंटों बैठे रहे। गुरुजी ने हमें बिठाए रखा, उन्होंने वहां पे हमने कड़ा प्रसाद खाया, लंगर खाया। और कहते हैं ना, जैसे जैसे सब कर रहे थे वैसे वैसे हम भी कर रहे थे। उस टाइम कुछ पता तो था नहीं क्या होता है, तो हम फॉलो करते जा रहे थे। तो बैठे बैठे वहां पर हमें काफी टाइम, घंटों जब बैठे तो गुरुजी ने आज्ञा दी। और आज्ञा देने के टाइम पूछते तुम कैसे आए हो, किवे आए हो। तो अंकल बोले गुरुजी मैं किरण के थ्रू आए हूँ। कहते चल आंधेरे आकर। तो उस टाइम तो समझ में नहीं आया आंधेरे आकर का क्या मतलब है। तो अंकल ने फिर पूछा गुरुजी अब मैं कब आऊं। तो बड़े प्यार से बोलते कहते देता है अंधेरे आकर। संगत जी उस टाइम मतलब आप ये देखो,
हमें नहीं पता, गुरुजी 7 दिन बैठते थे और हम 7 दिन गुरुजी की इतनी कशिश और गुरुजी की कृपा, हम 7 दिन गुरुजी के पास भागे भागे आते थे। कैसे आते थे वो गुरुजी जानते हैं। So acute were the financial worries that when they were going to Guruji, Jyoti told her husband that it was not a piece of cake to spend petrol worth 500 rupees daily to come to Guruji. The Vermas used to come from Ghaziabad, quite a distance from Empire State. The Sangat used to be held on all 7 days, and they felt as if they were pulled to him daily. They found to their surprise that things started settling right by themselves. The tangled rope of their life was disentangling itself under his presence. संगत जी, मुझे पहले भी दिन है जब हम एम्पायर स्टेट जा रहे थे फर्स्ट डे गुरुजी के पास, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम फाइनेंशियली भी वीक होते जा रहे थे, तो हम प्रीत विहार रहते थे गाजियाबाद के बिल्कुल बॉर्डर पे, और गुरुजी का एम्पायर स्टेट बिल्कुल एक कॉर्नर दूसरी तरफ, तो पूरी दिल्ली पार करके हमें जाना होता था। तो जब हमारी कार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को क्रॉस करी एम्स के आगे से, तो आज भी मुझे वर्ड याद है, अंकल को मैं कहती हूँ कि राजा दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक। रोज रोज 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के तो हम नहीं आ सकते ना, क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था हम जा कहाँ रहे हैं। और फिर ये सोचा चलो ठीक है, महीने में 2 महीने में जब होगा कभी तो हम आ जाए करेंगे, ब्लेसिंग्स लेके चले जाए करेंगे। बट गुरुजी की कृपा तो गुरुजी जानते हैं, वो कैसे ब्लेस कर रहे थे हमें नहीं पता। हम डेली गुरुजी के पास आते थे। गुरुजी का मंदिर का दरवाजा उस टाइम 5:30 बजे खुलता था, तो हम 4 बजे एम्पायर स्टेट के बाहर बैठे होते थे कि दरवाजा खुलते ही हम अंदर जाएं। और ऐसे निकलते निकलते काफी टाइम निकल गया, समझिए आप 3-4 महीने निकल गए। हमने कुछ रियलाइज नहीं किया। अंकल के साथ हमारी यही बहस होती थी कि सब गुरुजी से बात करते हैं, तो आप भी अपनी परेशानी की बात करो, आप भी गुरुजी को कुछ बताओ। तो ये बहस करते हुए, बात करते हुए हम गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी के दर्शन दीदार लेते हैं। हम सब भूल जाते थे कि हमारी क्या बहस थी, क्या बात करनी है, और ऐसे वक्त निकलता गया। 3-4 महीने के बाद रियलाइज कब किया, जब गुरुजी ने कड़ा प्रसाद दिया। प्रसाद तो वो उस टाइम हमेशा देते थे, 7 दिन प्रसाद होता था, तो 8 बजे गुरुजी प्रसाद देना शुरू करते थे। तो हमने जब बाहर जाके प्रसाद खा रहे थे, तो एक पुरानी संगत है, वो मुझे पूछती है कि आंटी एक बात पूछूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं आंटी, आप पूछो। कहते गुरुजी कहते मैंने इनका बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया था, इसका क्या मतलब हुआ? संगत जी, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि हम जरूर कहते हैं हम गुरुजी को अपनी परेशानी बताएं, हम गुरुजी से बात करें, मगर धीरे धीरे जो बैग्स एंड बैगेजेस थे जो मैंने अनपैक नहीं किए थे, जो सोचा था आगे चले जाएंगे लेकर लखनऊ शिफ्ट करने के लिए, वो तो धीरे धीरे सब खुल गए थे और हम अच्छी तरह सेटल हो चुके थे, और गुरुजी के को परेशानी बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो आप ये देखिए कि हम एक परम परमेश्वर परमात्मा की छत्र छाया में आए, जिनके आगे हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। धीरे 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 उन्होंने हमारी सारी गांठें खोल दी और हमें अंधेरे कुएं से उजाले में ले आए। ये हमारे गुरु जी हैं, जिनके आगे कभी हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता। हमें किसी चीज की जरूरत हो, वो खुद ब खुद पूरी करते हैं। तो कहते हैं ना, परम पिता परमेश्वर के आगे हमें सिर्फ समर्पण करना है, मांगना कुछ नहीं है। वो सब जाने जाने, वो हमारी सारे कष्टों को खुद ही दूर करेंगे। आंटी जी, एक क्वेश्चन था, आपको फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिलके कैसे लगा? देखिए, जब मैं गुरुजी के पास जा रही थी, तब पता नहीं था कहाँ जा रही हूँ। उस टाइम इतना पता भी नहीं था गुरु कौन होते हैं, जो सच्चाई है। ऐसे लगा जैसे हमारे अंकल को आदत थी ना, बहुत आदत थी पतराएं दिखाने की, तो हमें लगा ये भी कोई एक ऐसे पंडित ही होंगे जो देखते होंगे, पतराएं बताएंगे, उपाय बताएंगे। मगर जब हम गुरुजी के पास गए, एम्पायर स्टेट में पहुंचे फर्स्ट टाइम,
थोड़ा सा अंदर मन में घबराहट भी थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एक रात पहले तो मैंने दूर से ही देखा था, दर्शन तो दूर से ही किए थे, पास तो जाने का मौका मिला नहीं था। मगर जब हम उधर गए तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं हम कौन से स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी मन की शांति, इतनी स्थिरता, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी शीतलता, जैसे कहते हैं ना, आप अपने में ही गुम हो गए। उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आया कि आप कहाँ आप पहुंचे हो, आप किसके साथ आए हो। आप सिर्फ अपने आप को अपने गुरु के साथ महसूस कर रहे थे, और मन कर रहा था उनके दर्शन करते जो कभी घर जाओ ही मत, यहीं पे रह जाओ। उस टाइम मतलब फीलिंग शायद मैं शब्द इतने बयान नहीं कर पाऊंगी। एक अलग ही फीलिंग थी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गई हूँ। और आज शायद उस चीज को ही हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, गुरु जी की फिजिकल प्रेजेंस को आज हम इसी उस फीलिंग के साथ हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। Soon the Verma started importing a ready-to-use liquid intravenous immunoglobulin made from human plasma by Baxter Healthcare. And the company, which never sold more than 6,000 to 10,000 vials per year, is today unable to meet the demand. The Verma's financial worries were over. Even the money that was due to them came in. The Vermas realized the impact of Guruji's blessings before they had a chance to voice their problems to Guruji. They had spent most of the time going to Guruji arguing over whether they should tell him about their problems or not. But Guruji had solved their conundrum without their even ever having to say a single word to him. जैसे संगत जी बताया कि हम वहां पे काम की तलाश में थे। अब आप पुरानी जगह से जब नई जगह में आओगे तो रोजी रोटी के लिए कुछ तो कमाना भी है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली में क्या काम करें, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा भी चाहिए। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से एक मेडिसिन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली, जो मतलब ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा ह्यूमन ब्लड से बनता था, और पूरे इंडिया में हम इंपोर्ट करके बेचते थे। और मतलब इतना मतलब वो फ्लरिश किया बिजनेस कि लोग हमको नहीं जानते थे, बट हमारी कंपनी को हर मेडिकल फील्ड में हर फ्रेटर्निटी जानता था। और मतलब क्या बताएं, कितनी मेडिसिन बिकती थी, इतनी बिकती थी कि हम भी हैरान होते थे कि इतनी डिमांड है, बट हम सप्लाई करने में हमेशा ही कमजोर हो जाते थे, क्योंकि हम उनकी डिमांड मीट ही नहीं कर पाते थे। और जो जो लोगों के यहाँ हमारे पैसे फंसे हुए थे, जो पेमेंट देने को तैयार नहीं थे, वो भी अपने आप आके पैसे देने दिए उन्होंने। तो धीरे धीरे सारे कष्टों का निवारण गुरुजी ने बिना बोले बिना बताए अपनी ब्लेसिंग से, अपने कड़ा प्रसाद से, अपने पास बुला के सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ही खत्म कर दी। In the meantime, their father-in-law's condition also improved. At one point of time, he was declared dead during the chemotherapy session, but he had a photo of Guruji in his pocket all the time, and not only got a new life, but was also cured of the disease. He never had treatment for cancer again. In this unique way, Guruji also saved the life of Jyoti's husband. Once he called her husband out when it was the Sangat's leave taking time, but did not say anything. He gave his permission after some 5 minutes. No one realized why he had acted thus, but the Verma soon saw what would have befallen them when they had left earlier. On the way, they saw the wreckage of an accident that had occurred only minutes ago. They felt that if Guruji had not forestalled their departure, they could have met with the same fate. संगत जी, आपको जैसे बताया कि फादर इन लॉ भी मेरे कैंसर पेशेंट थे। मदर इन लॉ की तो डेथ बहुत जल्दी हो गई, बट फादर इन लॉ का कैंसर गुरुजी ने ठीक किया। गुरुजी ने जब हम उनको कीमोथेरेपी के लिए एडमिट करने जा रहे थे, तो गुरुजी को बता के जाते थे कि कल डैडी को हमने कीमो के लिए एडमिट करना है। तो गुरुजी ने क्या किया, उनके पहले, आज तो बहुत स्वरूप मिलते हैं, उस टाइम लैमिनेटेड बैज टाइप स्वरूप मिलते होते थे, तो गुरुजी के पास रखे थे। उन्होंने एक मुट्ठी में स्वरूप लिए और अंकल को देके कहते, घर में जितने हैं सबको
जय गुरु जी संगत जी, ज्योति आंटी जी is joining now. जय गुरु जी संगत जी, ज्योति आंटी से बात हुई है, वो ज्वाइन इन करेंगे अभी थोड़ी देर में। वो कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, बस अभी ज्वाइन करनी है। हाँ जी आंटी, प्लीज इनिशिएट करें। जैसे कि संगत जी आपको मैंने बताया कि डैडी की कीमोथेरेपी से पहले हम गुरुजी को बताते थे, और गुरुजी ने उस दिन हमको स्वरूप हाथ में दिए अंकल को, और कहते घर जाके जितने हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम घर में 8 लोग थे और वो 8 ही स्वरूप थे। तो वो स्वरूप डैडी ने अपनी पॉकेट में रखे थे और उन्होंने हॉस्पिटल चले गए। वहां जब उनको एडमिट किया और अंकल दवाइयां लेने गए, तो आधे पौने घंटे के बाद अंकल को फोन आता है कि वर्मा जी यू कम बैक, आपके फादर अब ही इज नो मोर। तो अंकल बड़े हैरान कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो मैं छोड़ के आया था। तो एकदम ही उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई। खैर वापस गए तो आज भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में फॉर 7 मिनट्स ही इज नो मोर। और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे उनको रिवाइव करने के लिए, उनको पंप कर रहे थे, उनके हार्ट पे जोर जोर से प्रेशर दे रहे थे। तो जब वो प्रेशर दे रहे थे वो हार्ट पे तो नहीं दे रहे थे, वो जो डैडी की पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप था उस पे बार बार पंपिंग कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि एकदम से डैडी वापस आए लाइफ में, और उन डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी कंटिन्यू नहीं करी। उन्होंने कहा बहुत वीक है, हम बाद में करेंगे। उनको 1 दिन के लिए आईसीयू में रखा और शाम को डिस्चार्ज कर दिया। तो अगले दिन डैडी सुबह, मतलब उस रात वो बहुत आराम से सोए, जो कि कभी नहीं सोते थे। हमेशा सारी सारी रात वो बेड पे या चेयर पे बैठ के ही काट देते थे। तो उस दिन बहुत आराम से सो रहे थे। तो थोड़ा सा हैरानी भी हुई कि ठीक है वो ऐसे सो रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा सोता है, बिल्कुल वैसे सो रहे थे। खैर सुबह उठे तो डैडी मुझे कहते, पिंकी बेटे एक बात बोलूं? तो हमने कहा हाँ जी डैडी। कहते रात को गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहनत करी है और उन्होंने मेरा कैंसर क्योर कर दिया। डेफिनेटली खुशी भी। हमने कहा डैडी ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। कहते बेटा अकेले मुझको नहीं, मेरे साथ 9 और पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने क्योर किया है, और उसमें एक छोटी बच्ची भी है, 9 साल के करीब की बच्ची है वो। गुरुजी को शुक्राना किया। शाम को गुरुजी के पास जब गए तो अब भी कार पार्क की थी हमने एम्पायर स्टेट के बाहर। तो एक आंटी और थी, पुरानी है वो। तो वो हमें बोले कि आंटी आप कल आए क्यों नहीं? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे डैडी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं रात कल आ पाई। कहते आपको पता है कल रात को गुरुजी ने 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक करे हैं। तो मुस्कुरा पड़े हम। मैंने कहा हाँ जी पता है। कहते आपको कैसे पता, आप तो आए नहीं थे। तब उनको मैंने बताया कि उनमें से एक पेशेंट मेरे फादर इन लॉ भी हैं। और संगत जी बिलीव मी, उसके बाद डैडी ने एक भी कीमो नहीं कराई, बट ब्लड टेस्ट वो हर महीने कराते थे, और उनके रिपोर्ट्स एक नॉर्मल आदमी की रिपोर्ट से ज्यादा नॉर्मल आती थी। और कैंसर उनका पूरा क्योर हो गया। एंड अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 साल उनकी लाइफ ब्लेस हुई। और जब उनकी डेथ हुई तो इट वाज सिंपल कार्डियक अरेस्ट। गुरुजी इनके चरणों में उन्होंने प्राण त्यागे, और इतनी सिंपल इतनी इजी डेथ मैंने लाइफ में किसी की नहीं देखी। तो ये गुरुजी हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपने भक्तों को कष्टों से दूर रखते हैं, ये गुरुजी के अलावा, एक परम पिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही जैसे गुरुजी ने कभी कुछ बोलते नहीं थे, बहुत कम। तो
एक दिन आज्ञा दी उन्होंने हमें, और जब आज्ञा दी तो हम सब जा रहे थे, तो एम्पायर स्टेट में 2-3 सीढ़ियां चढ़ के फिर डोर आता है। तो अभी हमने सीढ़ी चढ़ी थी तो गुरुजी ने इशारे से वापस बुला लिया। तो वापस बुला लिया, हमें कोई बात नहीं की, अंकल वापस चले गए, अंकल के पीछे हम भी वापस चले गए। सिर्फ तकरीबन 4-5 मिनट गुरुजी ने हमें खड़ा रखा, उसके बाद इशारा करके बोलते हैं जाओ। तो हम वापस आ गए, और जब एम्पायर स्टेट से बाहर निकले तो मैंने अंकल को पूछा कि गुरुजी ने बात नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों? संगत जी, ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है जब कार को हमने बैक किया। तो आज तो एम्पायर स्टेट में जो बाहर मेन रोड है उसमें बहुत मेट्रो की वो आ गई है, डाइवर्जन आ गए हैं। उस टाइम प्लेन सिंपल डिवाइडर होता था और उसके बीच में कट होता था, हम दूसरी साइड से कट के बीच में से दूसरी साइड पहुंच जाते थे। तो जैसे ही हमने कार को टर्न किया और दूसरी तरफ पहुंचे, 2 कदम दूर पे एक फ्रेश एक्सीडेंट हुआ था। फ्रेश, कोई कैजुअलिटी नहीं थी, बट वो जो कार थी वो डिवाइडर के ऊपर मतलब चढ़ी हुई थी, और जितने मतलब कार के पैसेंजर्स थे वो बाहर खड़े हुए थे। उस टाइम हमने ये रियलाइज किया कि अगर गुरुजी हमको वो 4-5 मिनट खड़ा ना करते तो शायद वो कार हमारी ही होती। तो हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट सब गुरुजी के पास है। उनको सब पता है क्या ठीक है क्या गलत है, और वो अपने आप हर चीज का ध्यान रखते हैं और हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर बुरी छाए से। Guruji's grace extended to Jyoti's relatives. Her husband had a severe backache due to a slip disc and was bedridden. Guruji did not even ask about him for 1.5 months. They then one day advised him to have hot milk with turmeric before going to bed. He was cured. संगत जी, अंकल को बहुत सिवियर स्लिप डिस्क थी। डॉक्टर्स ने सबने ऑपरेशन सर्जरी रेकमेंड करी हुई थी। टोटली बेड पे थे वो, और ये 1-1.5 महीने से ज्यादा ही चला। और गुरुजी के पास मैं रोज जाती थी। अंकल मुझे कहते थे गुरुजी को बताओ मेरे को ये कष्ट है, बट जैसे कि बताया कि गुरुजी के आगे जाके बात नहीं करते थे हम, और वो जाने जाने उनको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसे अंकल ने रोज पूछना, गुरुजी ने पूछा, मैंने बोला नहीं गुरुजी ने आज कोई बात नहीं की। तो मतलब इधर उधर की बात करते थे, अंकल के बारे में कभी कुछ नहीं पूछते थे। निकलते 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 टाइम निकल गया। एक दिन गुरुजी दोपहर को फोन करके पूछते हैं आंटी वर्मा कितने हैं। तो अंकल को मैंने फोन दिया, गुरुजी का फोन आया। तो अंकल ने फोन किया तो गुरुजी कहते फिर वर्मा की हाल है। लिटरली अंकल रो पड़े, कहते गुरुजी आज तो मैंने टाइम बाद मेरी याद आई है, मैं तो बहुत परेशान है। तो हंस पड़े, कहते हैं ऐसा कर आंटी नु बोल तेनू गरम दूध विच हल्दी पाके देगी ते सो जा, शामी आ जाए। संगत जी, अंकल ने हल्दी वाला दूध पिया और 2-2.5 घंटे सो गए। शाम को जिन्होंने इतने टाइम से कार नहीं चलाई थी, जिनके पीठ में इतनी प्रॉब्लम थी, बैठ नहीं सकते थे, शाम को खुद कार चला के गुरुजी के दर पे गए एम्पायर स्टेट, और वहां झुक के उन्होंने, जो डॉक्टर्स कहते थे झुकना अलाउड नहीं है, आप नीचे झुकोगे नहीं, कोई भार नहीं उठाओगे, इतने कष्ट है, तो उन्होंने झुक के गुरुजी को नतमस्तक प्रणाम किया। और उस दिन गुरुजी कहते हैं 90% क्योर्ड, 10% सहना पड़ेगा। और संगत जी विश्वास करिए, आज तक अंकल को बहुत कम कभी दर्द होती है तो होती है, मेरे ख्याल से वो 10% भी नहीं है जो वो अंकल सहते हैं। तो ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे सारे कष्टों का निवारण हमारे बिना बोले करते हैं। अब हम ये कहेंगे कि इतने दिन अंकल ने, इतने दिन के बाद गुरु जी ने क्यों करा, तो वो वक्त हमारा भारी होगा। गुरु जी के रजा में हमेशा खुश रहना चाहिए। उनकी प्लानिंग हमारे से बहुत अच्छी होती है। उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हम अपने हिसाब से नहीं देख सकते। उन पे विश्वास करिए। थोड़ा कहते ना, गुरु के पास आए तो सब्र से काम लीजिए। अपना वक्त गुरु जी के अलावा
और कोई निश्चित नहीं कर सकता क्या ठीक है क्या गलत है। आंटी, आपने कहा कि आप गुरुजी के यहाँ रोज जाते थे और मिलते थे, आपने भी गुरुजी को नहीं बताया अंकल की प्रॉब्लम के बारे में? नहीं, गुरुजी को कभी नहीं आंटी बताया कि क्या प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने भी कभी नहीं पूछा कि अंकल क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले तो अंकल और हम साथ ही जाते थे। तो जब गुरुजी को पता है हम साथ नहीं आए हैं, तो गुरुजी चाहते तो पूछ सकते थे, बट उन्होंने भी नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता था वो अंकल को क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या चीज को टाल रहे हैं, वो उनके अलावा कोई नहीं जानता। तो गुरुजी के डोमेन में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब पता है। तो अगर हम उनको ये अपनी प्रॉब्लम खुद बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। उनकी रजा में हाँ मिलाना हमको आना चाहिए। यही गुरुजी ने हमेशा हमको यही सिखाया है। Jyoti's brother-in-law, a senior official in Hindustan Aeronautics Limited, posted in Lucknow, had a different problem. He was often at odds with his boss, who was hindering his promotion. He decided to resign from the job. But with Guruji's blessing, he was promoted and transferred to Hyderabad. He had himself said after his interview at Chennai that this promotion was not possible. Today, he is happy and looking after all the major divisions. मेरे brother-in-law, मेरे नंद के husband, he was in HL at that time on a very high post. तो उस टाइम आपको पता है कि मोस्टली जब आप सर्विसेज में होते हो तो बॉसेस के साथ कभी ना कभी डिफरेंसेस हो जाती हैं, कुछ ईगो क्लैश हो जाती है, कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनकी प्रमोशन ड्यू थी, बट प्रमोशन हो नहीं रही थी। वो गुरुजी के पास आते थे, ऑफ एंड ऑन बैठते थे, बट कभी गुरुजी को कुछ नहीं बोलते थे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। बस गुरुजी उनको बड़े प्यार से बिठाते जरूर थे अपने पास। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी ट्रांसफर हो गई हैदराबाद, और हैदराबाद वो पोस्टेड रहे। हैदराबाद 6-8 महीने के बाद उनको इंटरव्यू का कॉल आता है चेन्नई। वहां पे उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकलता है और उनको प्रमोशन मिल जाती है। एंड जब ये सत्संग लिखा था तब तो ही वॉज वर्किंग, नाउ ही इज रिटायर्ड, वेरी वेल सेटल्ड, वेरी हैप्पी। और आज भी वो गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित रखते हैं, और बहुत खुश है कि गुरुजी ने हर टाइम अपना हाथ उनके परिवार के सिर पे रखा हुआ है। जय गुरुजी। अंडर गुरुजी's protection, Guruji also protects devotees from negative circumstances. At the Verma's factory site, a huge water tank, some 18 to 20 feet deep, was being built, and about 20 to 25 laborers were working there. A boulder fell into the tank and the workers, fearing danger, were prompted to come out. The next moment, just as a last laborer had come out of the huge wall, 18 feet high, 65 feet wide, fell down. No one was even hurt. Even an infant was unharmed. What else could this be by Guruji's grace? But Guruji's grace. Another instance, Jyoti's sister had been married 7 years ago and was suffering from severe stomachache. She had been treated and even operated on without any result. Her parents had even gone through pandits and tantrics who did all sorts of tantra mantra, which went in vain. Jyoti told Guruji about her sister's problem, and he blessed her with the copper tumbler. Soon she was absolutely well. संगत जी, हमारी एक फैक्ट्री बन रही थी, उसमें वाटर टैंक बनना था बहुत बड़ा। तो क्योंकि बहुत नीचे गड्ढा खुदा हुआ था टैंकों का, तो अंडरग्राउंड टैंक था, तो काफी डीप जाना पड़ता था। तो उन दिनों थोड़ी बारिश का भी मौसम था, मिट्टी भी नरम थी, तो काफी वर्कर्स नीचे टैंक में वो बना रहे थे दीवार। और एकदम से पता नहीं क्या होता है कि एक कहीं बोल टैंक कहते हैं ना, लोहे का गर्डर टाइप गिरता है, तो आवाज आती है नीचे। तो वर्कर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, टैंक को खाली कर देते हैं। और वहां, अब आपको पता है, जब साइट कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वहां ये लेबर्स के बच्चे वगैरह भी खेलते हैं, वो भी घूमते हैं। तो एक छोटा बच्चा भी नीचे था, तो सबको बाहर आते देख के वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। और जैसे ही वो बाहर आया है,
इतनी ऊंची, कम से कम 18 फुट लंबी दीवार जो इतनी चौड़ी बनी हुई थी, पूरी की पूरी वॉल जो थी वो टैंक के अंदर गिर गई। और टचवुड कोई भी मजदूर, किसी भी बच्चे को, किसी को कोई चोट नहीं लगी। वो देख के हम इतने हैरान थे कि एकदम से इतनी बड़ी दीवार कैसे गिर सकती है। बट वही बात आती है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। हमारे गुरुजी ने पहले ही ब्लेस करके सारों को बाहर निकाल दिया था। कोई भी मजदूर को, किसी को भी इतनी सी खरोंच तक नहीं आई थी। तो ये गुरुजी की लीला है। आप उनके शरण में जाओ या ना जाओ, वो बैठे बिठाए उन्होंने जहां ब्लेस करना है, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग की वर्षा करनी ही करनी है। और अकेले हमें नहीं वो ब्लेस करते, हमारे साथ जितने हैं उन सबको ब्लेस करते हैं। तो गुरु को समझने की कोशिश मत करो, गुरु में समर्पित हो जाओ। क्योंकि जितना हम गुरु जी को समझेंगे उतना हम कंफ्यूज होंगे। अगर हम समर्पित हो जाएंगे, उनकी रजा में खुश हो जाएंगे और जैसे वो चला रहे वैसे चलेंगे, तो हमें कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। इस चीज क्या आप कहते हैं ना, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि आजकल गुरुजी ने हमेशा बोला कि हम सब दिमाग से काम लेते हैं, तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो आप मानते नहीं हो। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। तो हम लोग सब प्रत्यक्ष मांगते हैं। तो गुरुजी ये मिरेकल्स करते नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिखाना है। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं क्योंकि वो खुद साक्षात परम परमेश्वर है। इस चीज को समझने में नई संगत जो नई नई जुड़ती है उनको थोड़ा वक्त लगता है, पर जब वो जुड़ जाते हैं धीरे धीरे हर एक के एक्सपीरियंसेस इतने प्यारे हो जाते हैं कि वो खुद मानते हैं कि हम अपने परमात्मा की, अपने परमेश्वर के शरण में ही बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। फाइंडिंग अ लॉस्ट सन। Jyoti's maid lost her 11-year-old son, who was unfamiliar with Delhi, having come from his village a month ago. All her efforts to find him were vain, and she did not even have his photograph. The distraught mother pleaded to Jyoti for help. Jyoti prayed to Guruji, asking him to help the poor, troubled woman who needed him the most. The same evening, she got her son back. She said it seemed as if someone had come and left him there in front of her. संगत जी, मेरे पास एक मेड 24/7 काम करती थी। उसके एक बेटा है, ये मुझको भी नहीं पता था। एक दिन सुबह सुबह बहुत परेशान कि दीदी मुझे आज की छुट्टी चाहिए। तो उसको मैंने देखा, मैंने कहा बिंदु आपको छुट्टी क्यों चाहिए? तो रो रही थी, कहती मेरा लड़का जो है वो भाग गया है। ऐसे तुम्हारा बेटा कहाँ था? देन आई केम टू नो कि वो नोएडा में उसने उसको कहीं पे नौकरी पे लगाया हुआ था, जो कि वो घर छोड़ के चला गया था। तो अब नोएडा जैसी जगह में बच्चा गुम हो जाना बहुत मुश्किल है। बट फिर मैंने उसको बोला कोई फोटो हो, कुछ हो तो दे दो, मैं अंकल को बोलती हूँ, अगर जो हेल्प हो सकेगी कोशिश करते कराएंगे। उस टाइम इतने टेक्स हैवी फोन्स तो होते नहीं थे और उसके पास कोई फोटोग्राफ नहीं थी। एनीवेयर उसको मैंने भेज दिया कि आप जाओ अपने बेटे को ढूंढो, बाकी गुरुजी साथ है, सब भला करेंगे। तो जैसे पीछे मुड़ के देखा अंकल खड़े थे, तो अंकल को मैंने बोला कि देखो अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हो तो कर दो। अब बेचारी गरीब का बच्चा, उसका तो कोई है नहीं, तो हेल्प हम ही कर सकते हो तो करते हैं। अंकल ने संगत जी कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कोई फोटो, कोई आईडी कार्ड कुछ मुझको मिले तो मैं आगे बात भी करूं, बट कुछ था नहीं। ये बात करते तो संगत जी उनको जब बात करते करते मैं बेटी के कमरे में आई, तो वहां पे गुरुजी का हाथ का दिया हुआ एक स्वरूप था। तो गुरुजी को मैं एकदम देख के कहती हूँ, गुरुजी सारे कहते हैं आप अमीरों के गुरुजी हो, आज मैं आपके दर पे तब आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढ के दोगे। तो कहते हैं ना गुरुजी के साथ नोक झोंक टाइप्स। कह तो दिया, बट मन में थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि मैंने गुरुजी से गलत बोला, मुझे ऐसे
कंडीशन नहीं डालनी चाहिए थी। बट वही बात है, एक मन में कॉर्नर में था कि हाय उसका बच्चा मिल जाए, वो परेशान है। शाम तक मेरा कान फोन की तरफ, उस टाइम ये तो होते नहीं थे मोबाइल सबके पास, लैंडलाइन पे ही कॉल आती थी। तो एकदम से 4 बजे के करीब कॉल आता है और बिंदु कहती है कि दीदी प्लीज आज आप गुरुजी के पास जाओगे तो थैंक यू कहना। ऐसा था जैसे कोई मेरा बेटा मेरे सामने छोड़ के गया। मैं सुबह से उस जगह कितनी बार ढूंढ चुकी हूँ, बट मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। बट ऐसा था जैसे कोई मेरे बच्चे को मेरे सामने छोड़ के गया। संगत जी शाम को गुरुजी के पास गई। जब एम्पायर स्टेट पहुंची, मत्था टेका, तो थैंक यू कहना बनता है। जैसे मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बिंदु का, कहते लपते दिता आंटी ओदा मुंडा, सारा दिन मेरी जान खा गई है। उधर मैंने मत्था टेका और बैठ गई। गुरुजी, संगत जी ये देखिए, गुरुजी आप घर बैठे, आप कहीं भी बैठे, गुरु को जब ध्याएंगे, गुरुजी से जब जब बातें करेंगे, वो हर पल आपकी एक एक अरदास, एक एक बात सुनते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब चीज से वो जानी जान है। और यहाँ गुरु के दर पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। गुरुजी ने हमेशा कहना, तुसी लोग की मैनू कीड़े मकोड़िया दे तरह लगते हो। हम सब गुरुजी के नजरों में एक सार हैं। ये समाज ने बनाया है ऊपर नीचे, अमीर गरीब छोटा बड़ा, बट गुरु के दर पे, गुरु की नजरों में हम सब एक बराबर हैं। Watched over the teenage son. Guruji instructed Jyoti's son to go and live in a hostel. It was his first time out of the home for a long time, and he used to get quite depressed. One day, all of his friends left him in the hostel and went out to spend the evening with their girlfriends. He cribbed to himself that he could also have a girlfriend, as it led to no harm and was just a way to while away the time. He fell asleep with these thoughts, but to his utter surprise, Guruji came in his dream and scolded him. He woke up at 2 p.m., shivering, drenched with sweat. He prayed to Guruji, and only then could he get a sound sleep. Jyoti was told of this incident and she felt reassured. She knew Guruji was taking care of everything. संगत जी, बेटे का एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और गुरुजी ने मुझे दोपहर को ही फोन करके बोला कि आंटी खुशिया मुंडा दिल्ली सेट करता है। जी गुरुजी। उन्होंने बोला कि इसको हॉस्टल में डाल दो। हमने इसको हॉस्टल में डाल दिया। अब हॉस्टल में बच्चे सारे यंग हैं, पहली बार घर से निकला था, सब कहते ना बच्चे हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि इसके जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे सब घूमने चले गए, मूवी शोवी देखने, और सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स भी थी, तो उनके साथ जोड़ा जोड़ा बना के चले गए। तो ये अकेला रह गया। तो कमरे में बैठा था, अकेला था, तो इसके मन में थॉट आता है कि अगर मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, मैंने भी बनाई होती, तो आज मैं भी गया होता, इनके साथ अकेला ना बैठा होता। तो सोचते सोचते ये सो गया। दोपहर रात को गुरुजी आते हैं और इसको अच्छी तरह डांटते हैं। अब गुरुजी ने जो डांटा वो तो उसी को पता होगा, सारी बात तो उसने नहीं बताई। बट उसके बाद ये जब उठा तो पूरा पसीने से तर था और गुरुजी से माफी मांगी और दोबारा सो गया। 2-4 दिन बाद जब एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास आया तो गुरुजी इसको बड़े प्यार से कहते हैं, हुन तो सुधर गया। तो दोनों की आंखों आंखों में बात हुई, ये मुस्कुरा पड़ा और शर्मा गया। तब मैंने इसको बाद में पूछा कि गुरुजी ने ये क्यों बोला कि अब तुम सुधर गए हो, ऐसा क्या था? तब इसने ये बात, ये वाला सत्संग मेरे को नरेट किया कि मम्मा ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने आके मुझको डांटा था, और मैंने गुरुजी को तब प्रॉमिस किया था, गुरुजी अब मैं ऐसे थॉट्स के साथ हॉस्टल में नहीं रहूंगा, मैं सीधे रास्ते चलूंगा। तो कहने का भाव ये बताने का संगत जी कि देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, बच्चे अकेले हैं, बच्चों ने ये पढ़ना है। मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चों के कारण हमको कोई ना कोई
काम करने से रुकावट होती है। बट जब हमने गुरु जी को अपने आप को सौंप दिया, अपने परिवार को सौंप दिया है, तो उनकी देखभाल भी गुरु जी ही करते हैं। वो अकेले हमें नहीं देखते, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो इन चीजों से, इन चिंताओं से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओ। आप सिर्फ ये सोचो, गुरु जी आपने हमारे पूरे परिवार को संभाला है, हम आपके शरण में, हम सिर्फ आपका चिंतन करेंगे, चिंता हम आपको दे देते हैं। और जब हम चिंता गुरु जी को दे देंगे, तो संगत जी मानिए आपकी फैमिली इतनी खुशहाल रहेगी, हर प्रॉब्लम से मुक्त रहेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। Jyoti says once people are under Guruji's Sharan, they have nothing to think of. They just have to stop using their mind and surrender themselves, forgetting all ifs and buts. We come to him as chronic patients, says Jyoti, with lots of problems and negativities that he removes with his blessings. Guruji's treatment is beyond our understanding. His blessings are always in disguise. But our human nature is not satisfied till we speak of our problems. We shouldn't ask for instant results when we come to him as the last resort. The faith and surrender devotees put in connects them to him and leads them to a bright future. As the saying goes, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे. As the amount of sweet put in, so the sweetness of the fruit. The aura around the devotees turns so positive that no one can ever harm them. संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी के पास सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है। सरेंडर करना इतना आसान नहीं है। हम सब कई बोलते भी हमने सरेंडर कर दिया, हम सरेंडर करने के सक्षम नहीं है। ये बात मानिए, सरेंडर भी गुरु जी ही करवाते हैं तो हम सरेंडर कर सकते हैं। बट हम गुरु को एक प्यार, विश्वास, एक सच्चा सच्चा भाव दे सकते हैं, जिसके कहते हैं ना, जिसकी वैल्यू है। अगर गुरु के साथ ऐसा प्यार जोड़िए जैसे एक माँ का बच्चे के साथ होता है। छोटा बच्चा होता है, माँ हाथ आगे करती है, वो अपने आप को फेंक देता है अपनी माँ की गोद में, ये भी नहीं सोचता कि अगर हाथ माँ ने नहीं पकड़ा तो मैं नीचे गिरूंगा। इसी तरह आप अपने गुरु के को अपने आप को समर्पित कर दो, वो अपने आप आपको संभालेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, ये आप विश्वास रखिए। और वही बात आती है, जैसे लिखा हुआ है कि अगर हम चाय में या किसी चीज में मिठास ज्यादा घोलेंगे, शक्कर ज्यादा घोलेंगे, तो मीठा उतना ही पाएंगे। इसी तरह हम अपने गुरु के चरणों में, गुरु के ऊपर जितना प्यार और विश्वास करेंगे, जितना भरोसा करेंगे, उतना ही हम उनकी ब्लेसिंग्स का आनंद उठा पाएंगे, उतना ही हम उन पे समर्पित हो पाएंगे। और इफ एंड बट, किंतु परंतु तो हमारे पास कभी नहीं आने चाहिए। जो बाहर जोड़े होते हैं ना, जहां हम अपने शूज चप्पल उतारते हैं, ये किंतु परंतु इफ बट सब वही छोड़ देने चाहिए। संगत जी 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी कहने का यही भाव है कि हम अपने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें, अपने गुरु से कुछ भी कहते हैं ना, बात करने से ना हिचकिचाएं, अपने गुरु के आगे सिर्फ उनकी चिंतन करें। जो कहते हैं ना, मांगो मत मनो, गुरु पे विश्वास रखो, गुरु को मानो, हमें किसी चीज को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस भाव के साथ सबको जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। आपने आज बहुत अच्छा सत्संग किया, आज सुन के सबको बहुत अच्छा लगा। आई होप काफी लोगों के आंसर्स भी आपने अपने सत्संग में दे दिए और बहुत अच्छा से आपने समझाया। हम आज गुरु जी को थैंक यू करेंगे कि उन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया और हम अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किया आपने। जय गुरु जी। जय थैंक गुरु यू, जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी महाराज। ज्योति आंटी, बहुत ही अच्छे से मैसेजेस आपके सत्संगों से मिले हैं, नो डाउट। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के लिए सत्संग में सादगी के ऊपर थोड़ा सा संगत को बताएं, उसके बाद में हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। अंकल अंकल, गुरु जी के आगे हम किसी चीज का दिखावा नहीं कर सकते। जिन्होंने हम सबको इस काबिल बनाया है कि हम खर्चे खुर्चे जिस चीज को हम कहते हैं ना करते हैं, वो भी गुरु जी के दिया हुआ है। गुरु जी ने कभी नहीं कहा बहुत ज्यादा ग्लैमर पे रहो या बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो से करो। सत्संग बहुत ही सिंपल होना चाहिए। सत्संग का डेकोरेशन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। सत्संग में सिर्फ एक सब्जी, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक मीठा और 2 प्रसादे, चाहे तो चटनी अचार कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना खूब सारी डिशेस रखो या वैरायटी रखो, क्योंकि सत्संग में भाव ये होता है कि हम सब एक बराबर है। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि वो ये सत्संग अफोर्ड नहीं कर सकते। सत्संग करने के लिए आप एक पार्ले जी और चाय के साथ भी कर सकते हो। उस दिन बहुत दुख हुआ, मैं जम्मू में थी, सत्संग अटेंड कर रही थी, तो एक अगले दिन एक संगत मिलने आई। वो बेचारी बहुत परेशान थी। परेशान क्यों थी कि वो उनकी बहुत इच्छा थी सत्संग कराने के लिए, बट उन्होंने कहा कि आंटी, यहाँ तो जब हम देखते हैं गुरुजी का डेकोर, गुरुजी का सत्संग में इतना लंगर होता है, हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। संगत जी मानिए, उस दिन मेरी ट्रेन थी वापस आने की, नहीं तो आंटी के घर सत्संग में खुद ही ऑर्गेनाइज करवा देती। गुरुजी ने उस दिन नहीं करवाना होगा, बट प्लीज सत्संग को जितना सिंपल रखें, जितना लो प्रोफाइल रखें, उतनी गुरु की ब्लेसिंग्स ज्यादा होंगी। जब हम गुरु जी के पास पहले पहले जाते थे संगत जी, आप मानेंगे, हम मालाएं लेके जाते थे चढ़ाने के लिए गुरु जी के चरणों में। सब संगत लाती थी। वो मालाएं, छोटी मालाएं होते 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 इतनी बड़ी हो गई कि वो जयमाला भी छोटी पड़ती थी। एम्पायर स्टेट के रास्ते में कम से कम मालाओं की रेड़ियां लगती थी और सब संगत वहां से खरीदती थी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी। लोगों ने 500-500 गुलाब के फूलों का बुके लाना शुरू कर दिया। एक दिन गुरुजी ने सब बंद करा दिया। उन्होंने सीधा बोला कि इन पे पैसे खर्चने से अच्छा है किसी गरीब को एजुकेशन दे दो, किसी को लंगर दे दो, किसी भूखे को खाना दे दो, किसी को कपड़े दे दो, उसका तन ढक जाएगा। जो मेडिसिन, दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मेडिसिन दे दो। डोंट वेस्ट मनी इन फूलों के ऊपर। और इन फूलों में भी जान होती है जिनको आप लोग मार देते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में फेंके जाते हैं ना। तो गुरुजी ने कभी वेस्ट ऑफ मनी को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा पंप एंड शो करो। छोटी सी गद्दी, प्यारी सी सुच्ची जगह पे सुच्चा कपड़ा बिछा के गद्दी बिठाओ, गुरुजी का स्वरूप बिठाओ और जोत जलाओ और सत्संग कर लो। अपने आप को जितना लो प्रोफाइल रखेंगे, उतना गुरु के साथ क्लोज होंगे और गुरु की ब्लेसिंग्स का लुत्फ उठाएंगे। तो अपने, कहते ना, गुरु के साथ भाव से जुड़ो, दिल से जुड़ो। ये ऊपरी दिखावा और चक्काचौंध से मत जुड़ो। ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग इसी के लिए शेयर करती हूँ। एक आंटी आती थी गुरुजी के पास, बहुत रिच थी। आप मानेंगे संगत जी, उनकी अगर 10 उंगलियां थी तो कम से कम 7-8 में तो खूब मोटे मोटे डायमंड की रिंग्स होती होंगी। और रोज गुरुजी से कहती थी, गुरुजी सेवा दे दो, गुरुजी सेवा दे दो। महीना 1.5 महीना निकल गया। एक दिन गुरुजी उनको कहते, चल आंटी तू रोज सेवा मंगनी, आज सेवा देना है। कहने हाँ जी गुरुजी। कहते जा, जिन्ने मेरे सेवादार है ने उन्होंने ITC मौर्य लंगर करा के लिया। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या बोला, गुरुजी मैं तुम्हारी सेवा मंगी सी, एना दी नहीं मंगी सी। संगत जी, हमने उन आंटी को बाद में कभी नहीं देखा उस दिन के बाद। तो कहने का भाव, गुरुजी एक ही चीज कहते हैं, ये आपका परिवार है, इसमें प्यार मोहब्बत बना के रखो, इसको अपना बनाओ, इसके साथ भेदभाव मत करो। आप संगत की सेवा करोगे तो गुरु की को अपने आप
समर्पित होता चला जाएगा। आप अपने आप को नीवे रखो, हम्बल रखो, ह्यूमिलिटी के साथ काम करो, प्यार मोहब्बत के साथ करो, अपना कहते हैं ना संयम मत खो। ये गुरु की शिक्षाएं हैं जिन पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो गुरुजी बैठे, हम सब कोशिश करेंगे, हम 1% चलेंगे, गुरुजी 10% लेके जाएंगे। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के सत्संग गुरु संगत ने आज सुने। गुरु परिवार की तरफ से, गुरुजी महाराज की तरफ से आपको आशीर्वाद, डॉक्टर PM वर्मा आंटी को आशीर्वाद और गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।